विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस सर्दी के आलम में आप लोग बहुत असहज महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जिनके हौसलों और जिनके इरादों में जान होती है वो कठोर परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, परिस्थितियों से कभी नहीं घबराते हैं। इसी क्रम के अंदर हम लोग आज टेस्ट सीरीज श्रृंखला नंबर 2 लेकर आए हैं साथियों, और वो जो हमारा क्रम बदस्तूर जारी है उसी के तहत आज हम हमारी ज्योग्राफी एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना वक्त गवाए साथियों, आपके स्क्रीन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर ऐसे प्रश्न जनरली आजकल ट्रेंडिंग कर रहे हैं। सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। यहां पर मरुस्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थिति, यानी आपको यह बताना है कि वो मरुस्थल कहां है। देखिए, देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए नंबर पर दिया हुआ है गोबी का मरुस्थल। साथियों, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, इसका मतलब ए ऑप्शन में एक होना चाहिए, तो ऑप्शन ये तो दोनों खारिज हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, क्योंकि गोबी का जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है और वो ठंडा मरुस्थल है, इसे दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल भी माना जाता है। अटाकामा का मरुस्थल चिली, देखिए चिली और दक्षिणी पेरू दोनों देशों में स्थित है, यानी बी में क्या आना चाहिए 4। तो ये जो ऑप्शन देखिए, इसमें 1 और 4 दोनों अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए पैटागोनिया, तो पैटागोनिया कहां है? अर्जेंटीना में। और थार का मरुस्थल कहां पर है? भारत में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 4 3 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपके स्क्रीन पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी का मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो देखिए, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल ठंडा मरुस्थल, और थार का मरुस्थल, एक्चुअल में थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में विस्तृत है साथियों, लेकिन इसका अधिकतम मैक्सिमम जो स्प्रेड है, फैलाव है, वो भारत में आता है, और दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता है। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल, और दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, मंगोलिया देश के अंदर आता है, और मंगोलिया देश को एशिया की धमनी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का अवरोही क्रम है। यहां आपको अवरोही क्रम बताना है महासागरों का, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ द ओशियन। साथियों, आप सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसे कहा जाता है पैसिफिक ओशियन, राइट। तो एक बार राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक इट मींस प्रशांत। तो यहां पर देखिए, पहला सब में प्रशांत दिया हुआ है, तो यहां हम ये नहीं कह सकते। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा मरुस्थल प्रशांत है, और प्रशांत का क्षेत्रफल की बात करें तो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक, जो जस्ट लगभग हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का 50% है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये लीजिए, तो यहां पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रशांत अटलांटिक, दूसरा आर्कटिक, ये गलत हो जाता है, तीसरा हिंद, ये भी गलत हो जाता है, फिर आर्कटिक आ रहा है तो ये भी गलत हो जाता है। यहां सीधे तौर पर राइट आंसर आ रहा है साथियों ए नंबर, प्रशांत अटलांटिक, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर, यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर प्रशांत, 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर अटलांटिक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हिंद महासागर, और सबसे छोटा और सबसे कम गहरा कौन सा है? आर्कटिक। तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन को, ये एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पैसिफिक ओशियन को ही पैंथालासा का अवशेष माना जाता है। तो ये किसका अवशेष है? पैंथालासा का।
पैंथलासा महासागरीय भाग था, पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग, ये वाला भाग जो कहलाता था, जो स्थल भाग था वह कहलाता था पेंजिया, और पेंजिया क्या था, स्थलखंड, स्थलखंड। और दूसरा ये जो भाग आप देख रहे हैं ये जलीय भाग था, और जलीय भाग को कहा जाता था पैंथलासा, राइट। तो यहां पर अच्छा प्रश्न बन गया है। एक बात और चलते चलते बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत है, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत है, परंतु दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। लेकिन अगर गहराई की बात करें, यहां पर मैं आपको गहराई के अनुसार, तो पहले नंबर पर गहराई में प्रशांत आ जाएगा, दूसरे नंबर पर गहराई में हिंद महासागर आएगा, और तीसरे में कौन आएगा, अटलांटिक, और चौथे नंबर पर आएगा आर्कटिक, जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गहराई में परिवर्तन है, गहराई में दूसरे नंबर पर हिंद महासागर आता है, राइट। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। साथ ही बहुत अच्छा प्रश्न है, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला पाई जाती है। देखिए पहले तो दो बातें समझिए। अगर हम बात करें, ये आपका उत्तर अमेरिका वाला भाग है जिसको आप देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका का भाग है। उत्तर अमेरिका के नीचे यहां पर एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, और इधर से इधर एक, यहां पर अगर हम देखें तो यहां ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, और इधर हम बात करें तो इधर रूस वाला पार्ट, और नीचे थोड़ा सा अगर ऊपर की ओर चल जाए तो वहां पर देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर है। तो यहां पर एक महासागर है प्रशांत, और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पर होता क्या है, अभिसरण पेटी पाई जाती है। अभिसरण पेटी जब एक दूसरे के नजदीक आने को कहते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है उसे कहते हैं अभिसरण, और जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, तो दूर जाती हैं, तो उसे कहते हैं अपसरण। तो अभिसरण पेटी पाई जाती है, क्योंकि इधर से ये उत्तरी अमेरिकन पेटी है और इधर से महासागरीय पेटी, और इस क्षेत्र में जो ये तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और एशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी यहां पर देखिए, दक्षिण अमेरिका की बात कर लें तो इधर देखिए आप, यहां पर एकांक गुआ, इक्वेडोर, चिम्बेराजो, हवाई द्वीप, फिर यहां पर देखिए जापान में चले जाइए फ्यूजियामा, फिर नीचे आ जाइए इंडोनेशिया के मलेशिया वाले। तो जितने भी ये आप देख रहे हैं, क्राकटोआ से लेकर यहां बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक ज्वालामुखी आग से नीचे से निकलते, इसलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, राइट। तो प्रशांत महासागर में अभिसरण पेटी क्षेत्रों में विनाशात्मक प्लेट किनारों में अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, और उस क्षेत्र, उस प्रशांत महासागर के चारों ओर के इस भाग को हम लोग अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर आता रहता है, और दुनिया के 2/3 भूकंप और ज्वालामुखी, दोनों ध्यान रखिए, भूकंप और ज्वालामुखी इसी पेटी में आते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए प्रशांत महासागर अपनी एक अलग विशेषता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट आउट हो रहा है आपके स्क्रीन पर, 29 नंबर, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। एक बात देखिए, अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो दुनिया में सर्वाधिक व्यापार होता है इस महासागर में। व्यापार क्यों होता है? एक तो यहां पर बंदरगाह की स्थिति अच्छी है, यहां पर बंदरगाह आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि जो इस महासागर का तट है वो कैसा है, कटा फटा है। एक बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें, इस अटलांटिक महासागर को दंतुरित महासागर भी कहते हैं। महासागर एक उसका उपनाम हो गया, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, और साथियों सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है। एक बात, इसलिए इसे व्यापारिक महासागर भी कहते हैं, व्यापारिक महासागर। तो इसके 3 नाम हो गए, अंध महासागर, काला महासागर, दंतुरित महासागर और व्यापारिक महासागर। अब बात आती है कि किस क्षेत्र में अधिक व्यापार होता है, क्योंकि अटलांटिक तो दोनों में दिया हुआ है, तो उत्तरी अटलांटिक को द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग कहा जाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों,
13 नंबर क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? एक बात देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारा ये अमेरिका वाला पार्ट है और इस अमेरिका के इस वाले भाग पर गौर से देखिए, इस तरीके से ऊपर तक ये वाला पार्ट है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। अब क्या होता है, उत्तर अमेरिका के इधर एक महासागर है, उसे कहते हैं अटलांटिक, और इस अटलांटिक महासागर में यहां एक जगह है जिसे हम कहते हैं बरमूडा, राइट, जो यूके के अधीन आता है। दूसरा यहां पर एक जगह है जिसे कहते हैं मियामी, और यहां पर एक जिसे हम कहते हैं प्योर्टो रिको। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट पर गौर करिए। आप जब इन तीनों पॉइंट को देखेंगे तो इनमें ये 3 पॉइंट के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। तो पहली बात तो ये कि सब है किस महासागर में, तो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिकाण, इसे डेवियल, इस बरमूडा को ही डेविनियल ट्रायंगल भी कहते हैं। डेविनियल ट्रायंगल के बाद में इसका एक और भी नाम है शैतान त्रिकोण। मतलब ऐसा माना जाता है कि साहब यहां पर कोई भूत भात भी है, ऐसा कहते हैं। किद बनती है, अब इसमें क्या है, जहाज डूब जाते हैं, ऊपर से कैच करता है, नीचे पानी में जहाज डूब जाता है बरमूडा ट्रायंगल में। तो एक तो आपको ध्यान रखना है मियामी पॉइंट, बरमूडा और प्योर्टो रिको, इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये है बरमूडा ट्रायंगल। इसमें क्या है, जहाज डूब जाते हैं साथियों। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सब है किस भाग में। तो एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, ये उत्तरी अटलांटिक में है, और उत्तरी अटलांटिक में भी यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और उत्तरी अटलांटिक में भी कहां पर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक। ये लीजिए, अगर एग्जैक्ट पूछे तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में। आरपीएससी अक्सर इस प्रश्न को पूछती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और साथियों अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, देखिए न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर बसा है, एक द्वीप है उत्तरी द्वीप और एक है दक्षिणी द्वीप, और ये न्यूजीलैंड देश है, और न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि है कुक जल संधि, यानी उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये कौन सा है, न्यूजीलैंड, राइट। साथियों यहां पर देखेंगे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, इस तरीके की स्थिति लिए हुए है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री नॉट ए कॉन्टिनेंट, और इन दोनों के बीच में अपनी भूमिका निभा रहा है। यहां पर एक सागर है जो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, इसे कहते हैं तस्मान सागर। तो उसने प्रश्न पूछ लिया किनके मध्य अवस्थित है, तो मैं 2 बातें कह रहा हूं। न्यूजीलैंड देश 2 द्वीपों पर बसा है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ये न्यूजीलैंड है, इससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, और उनके बीच में है तस्मान सागर। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका हो ही नहीं सकता, भारत श्रीलंका का कोई सवाल पैदा नहीं है, साइबेरिया और अलास्का भी नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए परीक्षा में आजकल ये ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीपली है, लेकिन बहुत अच्छा है। बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? साथियों हिंदी में खाड़ी एक ही शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश में 3 शब्द हैं, गल्फ, बे और बाइट, राइट। तो यहां 3 बातें आपको समझनी होगी, और वैसे हम जनरली तीनों को कहते क्या है, इन तीनों को हम खाड़ी कह देते हैं। तो एक बात तो आप ध्यान रखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहां पर 3 बातें देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, राइट आंसर हो गया। एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी, लंबी तट रेखा वाली खाड़ी, तो देखिए विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी कौन सी है? तो सर इसका उत्तर होगा हडसन की खाड़ी, कनाडा के क्षेत्र में आती है हडसन की खाड़ी। दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश भी कनाडा ही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी। तो ये 2 बातें, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी हडसन की खाड़ी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी बे,
तो बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर बे ऑफ बंगाल विश्व की सबसे बड़ी, बे ऑफ बंगाल, राइट, ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आती है सर बाइट क्या होती है, तो बाइट, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो 3 प्रश्न जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। सबसे बड़ी खाड़ी पूछी है, मैक्सिको की होगी। सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी आप जानते हैं हडसन की खाड़ी, और दुनिया की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपके स्क्रीन पर, ग्रेट बैरियर रीफ या पानी का बगीचा स्थित है। देखिए साथियों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह क्वींसलैंड से लेकर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार की स्थिति, ये एक महाद्वीप है जिसको हम देख रहे हैं, सॉरी देश ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के ठीक इधर एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर के यहां पर इस क्षेत्र में एक लंबी दीवार पाई जाती है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, अवरोधक। ग्रेट बैरियर का मतलब क्या होगा, अवरोधक। पानी का बगीचा कहते हैं। लगभग 9 डिग्री साउथ से लेकर 22 डिग्री साउथ अक्षांशीय क्षेत्र तक इस तरीके से फैली है। ये हरा भरा, ये शैवाल से निर्मित क्षेत्र है, ठीक है, प्रवाल से बनी हुई है, और लंबा इस तट, ऑस्ट्रेलिया के इस तट, कौन सा तट है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, और प्रशांत महासागर का कौन सा तट है, पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट के ऊपर एक लंबी एक जो प्रवाल भित्ति बनी हुई है उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो उसने पूछा अवस्थित है तो कहां है, प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, राइट। पानी का बगीचा भी कहते हैं, और साथियों इसे विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है। 1981 में इसको सम्मिलित कर लिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, 34 नंबर, सबसे लवणीय सागर है। देखिए सबसे लवणीय, मैं कल भी कह रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन, दुनिया की सबसे खारी झील वोंजी, और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, अर्थात ना खारी ना मीठी। जनरल क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम पहले भी बता चुके हैं, सुपेरियर, यूएसए में। अब यहां पर लवणीय सागर पूछा है। देखिए वैसे तो यहां पर अगर हम देखें तो लाल सागर भी लवणीय और मृत सागर भी लवणीय, लेकिन अगर हम बात करें वानझी की, तो सर वानझी दुनिया की सर्वाधिक लवणता रखती है। आप सब जानते हैं 300, ये कह सकते हैं 30 ग्राम प्रति हजार ये जल वहां पर है। कुछ किताबें 38 भी लिख रही हैं। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर यहां पर देखेंगे तो मृत सागर, इनमें से अगर 4 में से देखें तो मृत सागर 228 ग्राम प्रति हजार ये लवणता है मृत सागर की। और ग्रेट साल्ट लेक और है, ग्रेट साल्ट लेक, सर ये कहां पर है, तो ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है, यूएसए में है। इसकी लवणता कितनी है, 220 ग्राम प्रति हजार। सर महासागरों में औसत लवणता, अच्छा प्रश्न है, महासागरों में औसत लवणता पाई जाती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और ये औसत लवणता पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 35 ग्राम प्रति हजार, यानी 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण, ठीक है। तो यहां पर देखिए 228 ग्राम प्रति हजार लिखेंगे इसी तरीके से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सुंडा ट्रेंच अवस्थित है। एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आप सब जानते हैं हिंद महासागर में। वैसे हिंद गर्त का मतलब गहरा, गड्ढा। अब यहां पर देखिए वैसे तो सुंडा गर्त की अगर हम बात करें तो सुंडा गर्त पूरी तरीके से जावा द्वीप के दक्षिण में है, जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित। और एक बात और मैं आपसे चलते चलते कह रहा हूं कि एक्चुअल में ये हिंद महासागर में है, राइट आंसर यहां पर हिंद महासागर हो जाएगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें साथियों तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है। हालांकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायमेंटिना को माना जाता है, लेकिन अक्सर परीक्षा में ये उत्तर गौण रहता है, हमेशा सुंडा ट्रेंच ही देखने को मिलता है, ठीक है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच, कल भी कह रहा था मैं 11,033, या कुछ किताबें 11,022 मीटर भी लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 36, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से है। देखिए चौड़ी जल संधि, इधर एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। अब दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो इधर है बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप, और ऊपर जो क्षेत्र है वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और नीचे की अगर हम बात करें
तो यहां महासागर है अटलांटिक, राइट, यहां पर अटलांटिक महासागर। साथियों यहां पर बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ती है जल संधि, अलग किसको करती है, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से, ठीक है। कौन सी जल संधि है, यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बाब ए मंदेव। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेविस जल संधि, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है और ये जो जल संधि है वो डेविस जल संधि है। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि डेविस जल संधि जोड़ती किस किस को है, अटलांटिक को आर्कटिक से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से अलग करती है, राइट। दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे चलकर अपन आगे बढ़ रहे हैं साथियों। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट आ रहा है 37। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। एक बात ध्यान रखिए, इधर ऊपर की तरफ अगर हम इस तरीके से बढ़े तो यहां है एशिया और यहां है अफ्रीका, ये अफ्रीका है क्योंकि अफ्रीका का ये मिस्र वाला पार्ट है। इधर सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर है। और इधर की बात करें तो इधर अपना है हिंद महासागर, राइट। अब अफ्रीका के ठीक इधर की बात करें तो इधर है हमारा कौन सा महासागर, अटलांटिक, ये अटलांटिक। और भूमध्य को अटलांटिक से जोड़ने वाली, इसने पूछा है भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ने वाली। अब हम आपको सीधे उस बिंदु पर लिए चलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जॉर्ज और हार्मुज। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। एक्चुअल में इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी। अब क्यों कहते हैं कुंजी, का मतलब की होता है साथियों। भूमध्य सागर का दूसरा नाम है रूम सागर, भूमध्य सागर का दूसरा नाम क्या है, रूम सागर, ये लीजिए रूम सी, क्योंकि ये चारों ओर से तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, सबसे लंबी तटरेखा वाला सागर है। अब ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर इधर अटलांटिक है, यहां पर देखिए अटलांटिक। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर यूरोप है और नीचे कौन है, अफ्रीका, अफ्रीका। साथियों इस अटलांटिक और भूमध्य को जोड़ती है कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, और अलग किसको करती है, अफ्रीका को यूरोप से। चलिए अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिए 38 नंबर, भारतीय मानक समय पर आधारित। देखिए एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछा है साथियों। आप सब जानते हैं आपकी जो घड़ी होगी उसमें इस तरीके से लिखाता है प्लस GMT 5.5 घंटे, राइट, इंडिया IND। तो भारत का समय विश्व के मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। देख लेते हैं कैसे। आप यहां पर ऑप्शन देखते हैं, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर, सॉरी देशांतर, और तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, 82.80 डिग्री, ठीक है, वेस्ट देशांतर। तो यहां पर देखिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे सर इसमें और इसमें, लेकिन यहां देखिए ईस्ट नहीं लगा है, ये ईस्ट है या वेस्ट है हमें नहीं दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये इसका राइट आंसर है। पहले तो आप ये समझिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। दूसरी बात देखिए, विश्व की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री, इसे कहते हैं हम GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, इसे विश्व मानक समय रेखा कहते हैं GMT। और इससे भारत की जो मानक समय रेखा मानी गई वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसके बीच में डिफरेंट है कितने डिग्री देशांतर का, 82.5 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री को पार करने में समय कितना लगता है, 4 मिनट। तो 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 328 मिनट, ठीक है। अब जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट है तो आधा डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, आधा डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट। तो 328 प्लस 2 कितने हो गए, 330 मिनट। अब इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे। इसलिए हम लिखते हैं इंडिया प्लस GMT 5.5 घंटे, राइट।
तो ये इसीलिए लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। एक चीज और कि ये भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में यहां पर देखिए ओडिशा, और फिर आपका क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है, इसलिए इसको माना गया है और हमेशा हाफ के गुणक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पाक स्ट्रेट, एक्चुअल में क्या होता है, ये शब्द है PALK, यहां पर के से पहले एल आ रहा है इसलिए वो साइलेंट है। जल संधि किन को जोड़ती है, ये जोड़ती किन किन को है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये भारत है और यहां पर है साथियों ये श्रीलंका है। इस तरीके से यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये भारत हो गया है, भारत, और ये श्रीलंका। और इधर की बात करें तो यहां एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहां बे ऑफ क्या है बंगाल। अब ये इनको दोनों को जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट, या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं पाक जल डमरू। जल डमरू का मतलब भी जल संधि होता है। तो किस किस को जोड़ती है, ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, तो पहला ऑप्शन ही सही है कि बंगाल की खाड़ी। देखिए ये बंगाल की खाड़ी और ये जोड़ किस किस को रही है, मन्नार की खाड़ी। तो ये कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर देखिए सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जल संधि दी हुई है, दूसरी तरफ किन किन को अलग करती है। यहां पर चलते हैं बेरिंग जल संधि, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर ये इसका राइट आंसर है अलास्का को रूस से अलग करती है। अगर हम देखें तो देखिए ये अलास्का है, अलास्का, अलास्का यूएसए का पार्ट है अलास्का, और यहां पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत, और यहां एक प्रायद्वीप है चुकची प्रायद्वीप। इसका मतलब ये क्या है, रूस है, और ये क्या है, एशिया। तो देखिए यहां पर देखिए अलास्का और रूस, इन दोनों के बीच में ये जल संधि है और इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। आप सब जानते हैं विश्व दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसी जल संधि को क्रॉस भी करती है। तो यहां पर ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो पहला देखिए ए में 3 नंबर आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी खारिज है। फिर आ जाइए डोवर जल संधि की बात कर लेते हैं। डोवर जल संधि, यहां पर देखिए जिब्राल्टर जल संधि भी दिया हुआ है। अगर हम थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग कर रही थी, स्पेन को अफ्रीका से, यानी यूरोप को। स्पेन कहां पर है, यूरोप में, और अफ्रीका को अलग कर रही थी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ रही थी, अरे देखिए सीधे तौर पर जोड़ रही थी अटलांटिक को भूमध्य सागर से। इसका मतलब यहां पर देखिए, और यहां डोवर जल संधि की बात करें तो किस किस को अलग करती है, ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। और पाक जल संधि अभी पढ़ ही रहे थे, भारत को श्रीलंका से क्या कर रही है, अलग। तो ये ऑप्शन चौथे नंबर का ऑप्शन सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, इसलिए लिखा है रूस को अलास्का। रूस कहां आता है, एशिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर स्थित होती है। देखिए एक बात तो ध्यान रखिए, समुद्रों में भी सीमाएं होती है। ये अपना भारत है, अब भारत है तो पहले क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि सर मान लीजिए अगर इस तरीके की रेखाएं हो, नहीं हो, समुद्रों में सीमाएं नहीं हो, तो हमारा मान लीजिए भारत है, तो यहां पर पाकिस्तान आकर बोलेगा बोल भारत क्या करना है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया में एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं कनक्लॉज समझौता। ठीक है, ये एक समझौता है कनक्लॉज, कन्वेंशनल। ठीक है, यहां पर देखिए कन्वेंशनल लॉ ऑफ द सी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये समझौता हुआ कि भाई किसी भी राष्ट्र की जो प्रादेशिक जलीय सीमा होती है वो आधार रेखा से, आधार रेखा सीधी खींची जाती है इस तरीके से तट पर, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती है।
तो किसी भी देश की प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी होती है? आधार रेखा से, आधार का मतलब एक काल्पनिक रेखा, जैसे एक रेखा खींच दी जो तटीय मिलाते हुए, इससे 12 नॉटिकल मील। अगर हम बात करें 12 नॉटिकल मील तो ये क्या होती है? प्रादेशिक जलीय सीमा। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक। ये देखिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1 नॉटिकल मील इक्वलेंट 1.824 किलोमीटर, इट मीन्स 12 nautical mile equivalent 21.9 kilometer, approximate 22 kilometer, that we can say, हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी होती है? लगभग 22 किलोमीटर तक होती है। कहां से? आधार रेखा तक। इसे 22 किलोमीटर कह दें, या फिर हम 12 नॉटिकल मील भी कह सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की जो तटीय सीमा जो होती है वो, क्योंकि तटीय सीमा आधार रेखा, क्या मान लीजिए तटीय सीमा तो इस तरीके से होती है, इसलिए हम एक सीधी रेखा डाल देते हैं जिसे आधार रेखा कहा जाता है, और उसके बीच में जो ये पानी रह जाता है उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय सागर। तो किसी भी राष्ट्र की प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील। और इसके बाद में आती है यहां पर अविच्छन मंडल, वो कितना होता है? 24 नॉटिकल मील तक का। ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक का जो होता है वो संलग्न क्षेत्र भी कह सकते हैं, अविच्छन मंडल भी कह सकते हैं। तो वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। जैसे यहां से बात करें तो यहां से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो कहलाता है अविच्छन मंडल। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 42 क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न है आज आपके लिए लेकर आए, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? देखिए, अगर पूरी दुनिया की बात करूं, लगभग पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें उस 51 करोड़ का भारत कितना रखता है, तो केवल 0.58%, लगभग एप्रोक्सीमेट रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहां उसने पूछा कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो देखिए भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना रखता है? 2.4%। सीधा उत्तर आ जाएगा। देखिए, इसको कुछ किताबें 2.45% में लिख देती है, कुछ किताबें 2.43% लिखती है, और 2.4 लिखे वो भी सही है, कोई किसी प्रकार का किंतु और परंतु नहीं है। क्योंकि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इट मींस आप कह सकते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, स्थल क्षेत्रफल का, मैं कह रहा हूं ओनली लैंड, लिथोस्फीयर का कितना है? 2.43। अगर संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का कितना रखता है तो 0.58%। हम कह रहे हैं विश्व के कुल, यानी 51 करोड़ जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.9 करोड़ किलोमीटर, तो उसका कितना? 0.58%, यानी ओनली 1% से भी कम हो सकता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा आता है भारत। दुनिया का 7वां बड़ा देश भारत, राइट। चल रहे जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले नंबर पर आ गए। ध्यान रखिए, भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, बाब ए मंदेव जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। ये एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। अब अफ्रीका के यहां पर एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। तो लाल सागर के यहां पर आप देखेंगे इधर एक खाड़ी है जिसे कहते हैं अदन की खाड़ी। ठीक है, तो ये अदन की खाड़ी, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है कौन सी जल संधि? बाब ए मंदेव जल संधि। तो यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं। लाल सागर और ओमान खाड़ी गलत है, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी ये भी गलत है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, राइट आंसर सी, ये जो है सीधे तौर पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं साथियों, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में ये सहयोग प्रदान करेगी। देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा के अंदर संलग्न क्षेत्र, थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि संलग्न क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक होता है। देखिए 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आपने कहा प्रादेशिक जलीय सीमा, और उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाएगा संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाएगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और उसके बाद में क्या कहलाएगा सर? उसके बाद में जो जगह होगी वह उच्च सागर कहलाती है, हाई सी कहलाती है। अब परीक्षा में आ जाइए, प्रादेशिक जलीय सीमा पूछे 12 नॉटिकल मील तक होती है, 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। उसके बाद में फिर आपसे पूछे कि साहब संलग्न क्षेत्र कितने तक होता है, तो यहां पर आप बता देंगे कितने तक, 24 नॉटिकल मील तक। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील। देखिए नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री मील, और हम कह चुके हैं 1 नॉटिकल मील इक्विवेलेंट 1.824 किलोमीटर। ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड इसलिए रख रहे हैं कि समय कम रहे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में समय बहुत लग जाता है, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। 45 डक्कन पासेज किनके बीच स्थित होता है? मैंने पहले भी कहा आपको, चैनल, पासेज, जल संधि, ये सभी जल संधि के प्रतिरूप हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, ये तो ऑप्शन में नहीं है। देखिए उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लघु अंडमान। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता के बताता हूं। पहले उत्तरी अंडमान ये आएगा, उत्तरी, फिर यहां पर मध्य अंडमान, आप सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, फिर यहां पर दक्षिणी है, और फिर यहां पर है लघु अंडमान, या लघु को हम कह भी सकते हैं, ठीक है, लघु या फिर छोटा अंडमान। अंडमान, तो ये कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अब उसने पूछा क्या है, उस प्रश्न पर चल लेते हैं। उसने पूछा है डक्कन पासेज, तो लघु अंडमान या छोटा अंडमान के बीच में यहां है डक्कन पासेज, डक्कन पासेज। और इसके नीचे जो आएगा वो है आपका, यहां पर देखिए, यहां पर 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। किसको? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने डक्कन पासेज पूछा है। तो यहां पर देखिए दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर। भारत का कौन सा भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? देखिए आप सब जानते हैं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दो पार्ट जो पेंजिया की टूटकर अलग हुए थे। तो सबसे प्राचीनतम वो कौन सा है? अगर उत्तर पर्वतीय प्रदेश, नहीं, ये नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तो सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम, ये है सबसे नवीनतम। अब प्रायद्वीपीय पठार, सबसे प्राचीन कौन है? प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि भारत का सबसे प्राचीन है। और एक बात और भी ध्यान रखिए, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। जब 16 लाख वर्ग किलोमीटर है तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इट मींस लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? 50%। एक और कि यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? भौतिक प्रदेश है। और भाग किसका है सर? ये भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और कितने प्रतिशत भाग पर है? भारत के कुल क्षेत्रफल के 50% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह बात तो सही है कि 0 डिग्री है। और भारत कहां से प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। अगर आप अंडमान की बात करोगे तो वो भी लगभग बात करें तो 6 डिग्री, ठीक है, और 45 मिनट, 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ से होता है। तो एक बात तो सही है, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, पहला स्टेटमेंट सही है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री नॉर्थ से, बिल्कुल। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी सही है। देशांतरीय विस्तार, अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये भी सही है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहां तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि भारत की उत्तर से दक्षिण में, ये देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है,
ये वाली, यहां पर देखिए तो यहां 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है 2933 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में उल्टा है। अगर आप राजस्थान का इस प्रकार से चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान की किस प्रकार की स्थिति है। अगर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण बात करें तो 826 और चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है 3214 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट विड्थ कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये भी सही है। इट के मीन्स उत्तर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची द्वितीय से मिलान कीजिए। एक तरफ तो दिए हुए हैं हिमालय और दूसरी तरफ दी हुई है नदियां। देखिए मैं इसको सबसे सरल तरीका बता देता हूं। पहले एक लाइन खींचिए आप ऐसे, यहां पर और यहां पर 2 पॉइंट, यहां नदी को एक नदी निकाल दीजिए जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। और आप यहां भी एक नदी निकाल दीजिए क्योंकि ये नदी दोनों ऊपर से आती हैं, कैलाश पर्वतीय क्षेत्र ऊपर से तिब्बत वाले, तो ये सिंधु नदी। सिंधु के बाद में दूसरी नदी निकालिए सतलज, फिर उसके यहां पर नदी है काली और काली नदी को ही कहते हैं शारदा। ठीक है, शारदा। और फिर यहां पर एक नदी निकाल दीजिए जिसका नाम है तिस्ता। ये लीजिए, हो गया खेल। अब आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब यहां पर पहला हिमालय पंजाब, तो ये हिमालय पंजाब आ जाएगा। ये हिमालय है कुमाऊं, ये हिमालय है नेपाल और ये हिमालय है असम। ये लीजिए, ये जिस क्षेत्र में पहले उनके बीच में आपको बताना किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। तो पंजाब हिमालय देखिए सिंधु और किसके बीच में सतलज, तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं सिंधु और सतलज, यानी पहले में 3 आना चाहिए। ये ऑप्शन दोनों खारिज है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय किसके बीच में सतलज और काली, काली को क्या कह रहे हैं शारदे। इसका मतलब यहां पर एक, तो ये ऑप्शन भी खारिज है। ए उत्तर तो आ ही गया है लेकिन फिर भी देख लीजिए काली शारदा के मध्य। अब नेपाल सॉरी कुमाऊं हिमालय क्या हो गया एक। अब नेपाल हिमालय, तो नेपाल किसमें हो गया काली और तिस्ता, और असम हिमालय किसमें हो गया तिस्ता और दिहांग। इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम भी दिहांग भी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा। तो इन नदियों के बीच के क्षेत्र को क्षेत्रीय नाम दिए हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है आरपीएससी भी और एसएससी, और अभी ट्रेंडिंग कर रहा है सेंट्रल एग्जामों में भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, अफ्रीका की कौन सी नदी जो क्रम से मकर व भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए 3 रेखाएं हैं, आप गांठ बांध लीजिए। ऊपर है कर्क, फिर है भूमध्य और फिर है मकर। ये लीजिए सर मकर रेखा। अब मैं आपको आज ये दोनों कहानी खत्म कर देता हूं। कर्क की बात करें, इसको 2 बार काटने वाली नदी माही। ठीक है, इसको 2 बार काटने वाली नदी कांगो, और कांगो का दूसरा नाम क्या है जायरे, और इसको 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। ये लीजिए, अब प्रश्न पर आ जाइए। लिम्पोपो नदी। दुनिया में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मकर और भूमध्य, क्रम से है पूछा है। गलती मत करिए, पहले मकर की देखिए, तो मकर को कौन से काट रहे, लिम्पोपो। तो पहला ऑप्शन देखिए लिम्पोपो, और दूसरे नंबर पर जायरे, तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो माही नदी राजस्थान में है, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हमारे राजस्थान में आती है, इसलिए ये आसानी से याद है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहते हैं, और लिम्पोपो भी अफ्रीका महाद्वीप में आती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 15। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए आपने नाम सुना होगा दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में साथियों एक देश है जिस देश का नाम है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के अंदर एक नदी बहती है। ये नदी कुछ इस तरीके से बहती है ऊपर की ओर। इस नदी का नाम है ओरोनिको। क्या है,
ओरोनिको। इसकी एक सहायक नदी है, सहायक इसमें आके मिल रही है और ये नदी ऊपर की ओर जा रही है। इस नदी का नाम है केरो, और केरो के ऊपर एक डैम बना हुआ है, सॉरी केरो के ऊपर डैम है, और यहां इस केरो के ऊपर ही एक जलप्रपात है, केरो नदी के ऊपर यहां पर जलप्रपात। इस जलप्रपात का नाम है क्या? एंजिल जलप्रपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजिल। तो इसका एंजिल जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। सर ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। और विश्व की आप ये भी देख लीजिए साथियों कि हम ये भी कह रहे हैं कि ये किस देश में? वेनेजुएला में। किस नदी पर है? कैरो। और कैरो किसकी सहायक नदी? ओरोनिको। साथियों बड़ा गजब का सेशन आज हमने आपको दिया है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये सार्थक सिद्ध होगा और यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके स्क्रीन पर अंतिम चलते चलते हमारी पुस्तक का मैं फिर परिचय करा रहा हूं आपसे। बहुत अच्छी पुस्तक जो निश्चित रूप से 2024 का पहला एडिशन है, गजब का एडिशन है, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफल कराने में उपयोगी सिद्ध होगा। और यही नहीं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो देखिए आपके स्क्रीन पर हमारा ऐप भी एनके एग्जाम पास आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी एनके एग्जाम पास के नाम से है। और आप यहां पर देख लीजिए भारत एवं विश्व का भूगोल, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और एनसीईआरटी पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एनसीईआरटी को समावेश किया है, एमसीक्यू विद व्याख्या, और जिसको हम वीडियोज के माध्यम से भी हम इस पुस्तक को हल करा रहे हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है साथियों। और उसका नया एडिशन देखिए लेक्चरशिप के लिए भी आने वाला है, राजस्थान के भूगोल का भी इसका एडिशन आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे लेता हूं विदा। उम्मीद है हमारा परीक्षा सेशन कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इसलिए अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने की शैली पसंद आ रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।